जय हिंद दोस्तों। मैं फिर से लेकर आया विज्ञान का एक और नया टॉपिक। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यूज या पादप ऊतक के बारे में। तो पिछले एसएससी में भी इसमें से बहुत क्वेश्चन आए थे, और जो पिछला ग्रुप डी हुआ है 2018 वाला, उसमें 10 से 12 क्वेश्चन सिर्फ इसी टॉपिक से थे। तो 10 से 12 क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस हिसाब से हमें क्या पता लगता है कि भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये तो हमें पढ़ना ही है। तो देखो जरा, अब एक चीज़ और बता देता हूँ कि जैसे यहाँ पे इंग्लिश में नाम लिख रखे हैं मैंने, देख रहे हो भाई, मेरिस्मेटिक, परमानेंट। तो जो हिंदी मीडियम वाले हैं बच्चे, वो अक्सर ना इंग्लिश से थोड़ा बचने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैं भी हिंदी मीडियम का हूँ भाई, मैं भी बचने की कोशिश करता हूँ। तो देखो जो नाम है परमानेंट टिश्यूज या फिर स्केलेटल कायमा, कोलेनकाइमा, पेरेन्काइमा। तो देखो इसके लिए ना मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जो पिछला ग्रुप डी हुआ था ना, उसके अंदर जो आपके जैसे मान लो आपका क्वेश्चन आया कि भाई नारियल की भूसी किसकी बनी होती है, पिछले पेपर में आया था। ठीक है, तो किसकी बनी होती है भाई, दृढ़ ऊतक की बनी होती है। अब आपको क्वेश्चन तो पता है, आपको आंसर भी पता है, दृढ़ ऊतक। अब आप क्या करोगे, ऑप्शन में दृढ़ ऊतक ढूंढोगे। तो ऑप्शन में ना पता है क्या था, दृढ़ ऊतक था ही नहीं, उसकी जगह दृढ़ ऊतक की ना इंग्लिश लिखी हुई थी कि स्क्लेरन कायमा। अब स्क्लेरन कायमा लिखा हुआ था, तो हिंदी मीडियम वालों के पेपर में भी स्क्लेरन कायमा लिखा था ऐसे, स्क्लेरन कायमा। ठीक है, अब देखो जरा, तो आप दृढ़ ऊतक ढूंढते रह जाओगे और वहां क्या लिखा रहेगा, स्क्लेरन कायमा। तो इसलिए क्या है भाई, जो साइंस के कुछ टॉपिक होते हैं, तो साइंस के जो भी टॉपिक हैं, कोशिश करो कि उनके नाम क्या है इंग्लिश में भी आपको पता रहे, इंग्लिश में भी पढ़ लिया करो। जैसे कि आपका आता है कि भाई अरुण ग्रह और वरुण ग्रह। तो अरुण ग्रह, तो पेपर में ना अरुण ग्रह ना लिखकर क्या लिखा रहता है, यूरेनस। ठीक है, यूरेनस। और वरुण ग्रह के लिए क्या लिखा रहता है, नेपच्यून। तो हिंदी मीडियम वाले में भी क्या नाम आ जाते हैं, इंग्लिश में नाम आ जाते हैं कि भाई यूरेनस। ठीक है, जैसे पूछ ले कि भाई कि सबसे आखिरी का ग्रह कौन सा है, ठीक है, सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है, तो आप क्या बताओगे, आपको पता होगा भाई वरुण। पर वरुण तो वहां लिखा ही नहीं होगा। ठीक है, उसकी जगह क्या लिखा होगा, नेपच्यून। ठीक है, तो अब नेपच्यून लिखा है तो आपको देखो नेपच्यून। अब नेपच्यून तो आपने याद ही नहीं करा, आपने तो अरुण और वरुण पढ़ रखा है। ठीक है, अरुण की जगह क्या लिखा होगा, यूरेनस। ठीक है, वरुण की जगह क्या लिखा होगा, नेपच्यून। तो अब यही चीज है कि भाई भाई इंग्लिश में भी नाम क्या है आपको याद रखना है। ठीक है, तो इंग्लिश में भी नाम याद रखोगे तो यही फायदा है कि भाई आपका पेपर में छूटेगा नहीं, क्योंकि जैसे ही दृढ़ ऊतक पढ़ लिया और वहां लिखा होगा स्क्लेरन कायमा, तो भाई आपके वो नंबर तो गए, पूरा टॉपिक पढ़ने के बाद भी गया। तो इसीलिए मैंने क्या कर रखा है भाई, यहाँ पर इंग्लिश में भी लिख रखा है, ताकि ना पेपर में अगर इंग्लिश में आया चाहे हिंदी में आया आप उसे कर पाओ। ठीक है, तो अब देखो जरा, अब देखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। तो देखो क्वेश्चन ऐसे बनता है कि भाई पौधे की लंबाई में वृद्धि करने वाला ऊतक कौन सा है। तो जैसे पौधे की लंबाई जैसे ऊपर से बढ़ेगी, भाई इसमें वृद्धि करने वाला ऊतक कौन सा है। फिर आपका क्वेश्चन आता है कि भाई पौधे के जो तने होते हैं उसकी मोटाई में वृद्धि करने वाला या गोलाई में वृद्धि करने वाला, जो जड़ होती है उसकी मोटाई में वृद्धि करने वाला, ठीक है, ऊतक कौन सा होता है। तो एक ये क्वेश्चन बन जाता है। आपने देखा होगा कि भाई जैसे कि घास होती है, ठीक है, अब घास है, घास को क्या होता है भाई, माली काट देता है या कोई गाय भैंस आके क्या होती है उसको खा जाती है, चर जाती है। तो गाय भैंस आई भाई खा गई, या माली आया वो खा गया, तो उसके बाद आप देखते हो कि भाई घास क्या है फिर दोबारा से उग जाती है। तो उसके लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ जाते हैं आपके। और फिर आपका क्या होता है कि भाई नारियल होता है, नारियल की जो भूसी होती है, नारियल की जो आप देखते हो नारियल मजबूत होता है, ठोस होता है, तो उसके लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार होता है, वो किस ऊतक की वजह से होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। तो सबसे ज्यादा आपका इस पे भी क्वेश्चन आए थे, 3-4 क्वेश्चन इस पे भी थे, नारियल पर भी। ठीक है, तो उसके लिए क्या था आपका, स्क्लेरन कायमा आंसर था। तो स्क्लेरन कायमा से ही पिछले ग्रुप डी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए थे। आपका पेरेन्काइमा से भी आया था, और जाइलम और फ्लोएम से तो अक्सर आता है। हाँ, जाइलम और फ्लोएम, ये नाम सुन के तो आपको लग ही रहा होगा कि हाँ ये तो पढ़ रखा है। ठीक है, तो देखो बच्चों ने क्या है ना, जाइलम और फ्लोएम ही पढ़ा होता है अक्सर। ठीक है, तो जो बाकी के बच गए ना, ये अक्सर क्या है ज्यादातर बच्चों को पता ही नहीं रहता। तो आपने क्या करना है कि भाई इस बार ये भी पढ़ना है, ताकि आपका पेपर में क्या है क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, तो अक्सर बच्चों ने क्या है, स्केलर कायमा जब आया होगा पिछले पेपर में, तो ये मान लो कि भाई 95% बच्चों ने छोड़ा ही होगा। ठीक है, तो जाइलम और फ्लोएम वाला तो कर दिया होगा, जो भी आ गया। उसमें भी कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखो जाइलम क्या होता है, तो पौधे में ना क्या होता है, जो जल का परिवहन करता है। ठीक है, तो वो कौन होता है, जाइलम होता है। ऐसे ही पौधे में जो खाना होता है वो पूरे पौधे के हिस्से में कौन पहुंचाता है, तो वो फ्लोएम होता है। बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार जल वाला कौन सा था और खाने वाला कौन सा था, क्योंकि ऑप्शन में क्या होता है ना, जाइलम और फ्लोएम दोनों ही हो जाते हैं होते हैं। तो बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में हम क्या करेंगे, अब अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। तो अभी तो फिलहाल देखो मैंने मोटा मोटा लिखवाया है कि पादप ऊतक। ठीक है, तो उसके कितने टाइप होते हैं और उन टाइपों के भी कितने टाइप होते हैं। तो फिर उसके बाद क्या, पहले मैं ये मोटा मोटा बताता हूँ आपको,
जो मेन है बेस, फिर उसके बाद इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। और देखो आप ना परेशान मत होना, ये देखिए इतने सारे हैं। अभी जब मैं पढ़ाऊंगा ना तो नाम भी लिंक होंगे, कुछ लॉजिक्स होंगे, ठीक है। तो नाम देख के ना जब पढ़ोगे तो ना ये इजी ही टॉपिक है। और ना इनके बारे में मैं आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाने वाला हूँ, मैं आपको वही पढ़ाऊंगा जो क्या है आपके एग्जाम में आता है और अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा ताकि आपका एग्जाम में कुछ छूटे ना, और फालतू की चीज़ें नहीं कराने वाला मैं। तो बस हम उसी एग्जाम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं हम वही वही करेंगे। तो देखते हैं, शुरू करते हैं क्लास। तो प्लांट टिश्यूज या पादप ऊतक। तो देखो टिश्यूज क्या होते हैं, ऊतक क्या होते हैं। तो देखो ना एक चीज़ और ध्यान देना, जो आपकी कोशिकाएं होती हैं, सेल होते हैं, सेल मिलके क्या करते हैं भाई, ऊतक बनाते हैं। ऊतक क्या होता है, ठीक है, टिश्यूज बनाते हैं, ठीक है। टिश्यूज मिलकर या ऊतक मिलकर क्या करते हैं भाई, ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन जो शरीर के हिस्से होते हैं, जैसे कि यकृत हो गया यानी कि लीवर, ठीक है, दिल हो गया आपका, किडनी हो गई, फेफड़े हो गए, ये सारे क्या शरीर के ऑर्गन है। फिर यही ऑर्गन क्या होते हैं भाई, ऑर्गन चल के ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। फिर वही चल के आगे क्या होता है कि भाई मतलब यही सारे ऑर्गन मिलकर शरीर को काम, सारे मिलकर क्या होता है, काम करते हैं, ठीक है। और काम करते हैं तो इसी से क्या होता है, जीव बन जाता है, जैसे कि इंसान हो गए, जानवर हो गए। और ये सब सारी चीजें क्या होती हैं, पेड़ पौधों में भी होती हैं, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर भी क्या होता है, सेल होते हैं, टिश्यूज होते हैं। ऊतक, ऊतक किसे कहते हैं, तो यहाँ पे देखो जरा, समान उत्पत्ति, संरचना और कार्यों वाली। तो देखो यहाँ पर क्या है, समान उत्पत्ति हो, मतलब एक जैसी ही उत्पत्ति हो उनकी, एक जैसे ही पैदा हुए हो, मतलब ये हुआ। समान संरचना, आकृति में भी, देखने में भी एक जैसे हो, और समान कार्य वाले यानी कि एक जैसा काम करते हो। तो देखो समान उत्पत्ति हो जिनकी, संरचना में भी एक जैसे हो और कार्यों में भी तो एक जैसा ही कार्य करते हो, तो ऐसी कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं, ठीक है। अब आपका एक क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा आता है भाई, ग्रुप डी से लेके सीजीएल तक, ठीक है, 10th लेवल से लेके ग्रेजुएशन लेवल तक, कि भाई ऊतक के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो ऊतक के अध्ययन को क्या कहते हैं भाई, हिस्टोलॉजी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ज्यादा आता है। आप देखो जो पादप ऊतक होता है, इसको ना दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, विभाजीयोतक ऊतक या फिर मेरिस्मेटिक टिश्यू। दूसरा क्या होता है आपका, स्थायी ऊतक या परमानेंट टिश्यू। अब देखो विभाजीयोतक, नाम से क्या पता लग रहा है, विभाजन, विभाज्य यानी विभाजन करना। तो क्या होते हैं भाई, ऊतक ना फैलते हैं। जैसे अब मैंने बताया कि भाई ये पतला सा क्या है, पेड़ है। अब इसी के अंदर क्या होगा, ग्रो करेगा तो बढ़ेगा जो भी है। तो क्या होता है भाई, ऊतक क्या है, एक और ऊतकों का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो फिर क्या होता है, वो बढ़ता है, ठीक है, वही फैलते हैं, विभाजन होता है उनका, वही फैलते हैं। तो क्या होता है, यही पतली सी डंडी क्या होगी, आगे चल के मोटी हो जाएगी, ठीक है, और पेड़ और ऊपर बढ़ जाएगा। तो यही क्या है, विभाजन यही होता है। इसी तरीके से क्या होता है, ग्रो होती है, ठीक है, वो बढ़ते हैं पेड़। तो भाई विभाज्य होता है, तो नाम में ही लिखा है विभाजन, ठीक है। तो अब क्या है, नाम में ही लिखा है, तो देखो अब याद रहेगा आपको कि विभाजन, विभाज्य ऊतक मतलब विभाजन, विभाजन करके भाई बढ़ा रहे हैं। तो जो विभाज्य ऊतक होते हैं, यही आगे चल के क्या होते हैं, आपके स्थायी ऊतक हो जाते हैं। अब देखो इसके लिए एक एग्जांपल मैं आपको ये दे सकता हूँ कि जैसे कि आपने दातुन करा होगा, ठीक है, गांव के लोग तो आज भी करते हैं। तो दातुन होता है, तो दातुन की जो छाल होती है ऊपर की, उसको आप उंगली से ऐसे पकड़ोगे, ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। अब उसको तो निकाल सकते हो, पर जब वही आगे चल के, ठीक है, वही आगे चल के जब मोटा पेड़ बन जाता है, तो जो उसकी पीछे की खाल है, जो आपका उसका छिलका था, क्या उसे निकाल पाओगे, क्योंकि भाई पतली से एक उंगली जितनी पतली है या मार्केट जितनी पतली है, तो उसको तो निकाल लोगे। पर जब वही मोटा हो जाएगा, दरख्त बन जाएगा, पेड़ बन जाएगा, तो जो उसके किनारे हैं वो तो मोटे हो जाएंगे, उसको तो उंगली से नहीं निकाल पाओगे, वो क्या हो जाएंगे, सख्त हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके अंदर क्या है, विभाजन अब रुक गया है। जब तक वो बढ़ रहा है तब तक उसमें विभाजन हो रहा है, वो बढ़ता जा रहा है। पर जब वो टाइट हो जाता है, खुरदरे हो जाते हैं, मोटे मोटे हो जाते हैं, फिर क्या होता है, देखते हो कि भाई मरे मरे से उनके अंदर कोई जान नहीं रहेगी। जो उनके छिलके होते हैं बहुत सारे, जो पुराने पेड़ हो जाते हैं, तो उनमें क्या है भाई, उनमें कोई विभाजन नहीं हो रहा होता। तो वही चीज है कि भाई विभाज्य ऊतक, तो जैसे आपकी पतली टहनी हो गई, ठीक है। स्थायी ऊतक, तो यानी कि जब वो पूरे बढ़ चुके हैं, जो उनकी खाल जैसे मोटी हो गई, तो वही क्या हो जाते हैं आपके स्थायी ऊतक। तो जो विभाज्य ऊतक है वही चल के आगे स्थायी ऊतक में बदल जाते हैं। जरूरी नहीं कि सारे बदले, पर क्या होता है, ज्यादातर स्थायी ऊतक में बदल जाते हैं। तो देखो जरा, विभाज्य ऊतक इसके कितने होते हैं, 3 भाग होते हैं। कौन कौन से, शीर्षस्थ, तो देखो सबके साथ में विभाज्य ऊतक लिखा हुआ है, ये शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक, पार्श्व विभाज्य ऊतक, अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक। इंग्लिश में नाम पढ़ोगे तो शीर्षस्थ का क्या हो गया आपका, एपिकल, पार्श्व का क्या हो गया, लेटरल, ठीक है, अंतर्वेशी का क्या हो गया, इंटरकेलरी, ठीक है। तो देखो अब ये 3 भाग इसके हो गए। अब हम आगे इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि भाई जैसे शीर्षस्थ है, शीर्षस्थ शीर्ष, शीर्ष क्या होता है, ऊपर। तो देखो पौधे की ना लंबाई बढ़ाने के लिए ना यही काम आता है। तो आगे चलकर हम इनके बारे में ऐसे ही पढ़ेंगे। पार्श्व, तो इसके बाद क्या होता है भाई, ये सेकंड नंबर का है, तो इसका क्या है,
ये ना पौधे की मोटाई बढ़ाता है। तो इन्हीं सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और सिर्फ काम काम का पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम में आता है। तो ऐसे ही अंतर्वेशी के बारे में भी कुछ होगा, हम आगे पढ़ेंगे। अब देखो स्थायी ऊतक यानी कि परमानेंट टिश्यू, इसके भी कितने होते हैं भाई? 2 भाग होते हैं। कौन कौन से? सरल ऊतक यानी कि सिंपल टिश्यूज, और जटिल ऊतक यानी कि कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। अब देखो सरल ऊतक, इसके भी क्या होते हैं? 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? मृदु ऊतक या पैरेन्काइमा, इससे भी 3-4 क्वेश्चन थे पिछले ग्रुप डी में। ऊतक ऊतक यानी कोलेनकाइमा, इससे भी शायद 1 या 2 क्वेश्चन थे। दृढ़ ऊतक स्क्लेरेनकाइमा, इससे भी शायद इससे भी 3 या 4 क्वेश्चन थे पिछले ग्रुप डी में। अब देखो, तो ये सरल ऊतक के 3 टाइप हो गए। अब उसके बाद क्या है? जटिल ऊतक। तो जटिल ऊतक के 2 टाइप होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। अब देखो ये तो सबने पढ़ रखा है, इसके बारे में तो सबको ही पता है। तो जाइलम, तो जल का पौधे में जल का परिवहन कौन करता है? एक पौधे में सारे हिस्सों तक जल कौन पहुंचाता है? तो जाइलम द्वारा पहुंचता है, फ्लोएम। ठीक है, तो जो पौधे में खाद्य का होता है, खाने का होता है, तो उसका परिवहन कौन करता है? फ्लोएम करता है। तो इनके बारे में भी अभी डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि अभी इनके बारे में भी और भी चीजें, जैसे कि आपका क्वेश्चन आ जाता है कि भाई पौधे की आयु कैसे पता करते हैं। तो देखो ग्रुप डी की जो तैयारी कर रहे हैं ना, उनको इस टॉपिक में से 3 क्वेश्चन तो पता ही होते हैं। कौन कौन से? एक तो जाइलम वाला, ठीक है, एक फ्लोएम वाला, और एक पौधे की आयु कैसे पता करते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ ही रखा होगा, और जिसने नहीं पढ़ा वो सुन लो कि भाई पौधे की आयु कैसे पता करते हैं। जो पेड़ काटते हैं, जो इसके अंदर छल्ले दिखते हैं ना, रिंग्स, तो इसी को क्या कहते हैं? हिंदी में वलय कहते हैं। तो इसके वलय को काउंट करके, तो जो ये वलय है, बाउंड्री वाला छोड़ दो, ये तो है ही नहीं वलय, ये तो आपका क्या होगा? बाउंड्री में तो मरा हुआ और डेड हो गया। जो अंदर के वलय होते हैं, जो अंदर के गोले हैं, इनको काउंट करोगे आप, तो उससे आपको पेड़ की ना क्या उम्र पता लग जाती है। तो वो किसका भाग है कि जाइलम का या फ्लोएम का, तो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे जाइलम का ही भाग होता है। तो यही है इस टॉपिक में, अब इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, और डिटेल से भी क्या, जो पेपर में आता है सिर्फ उतना है। ठीक है, बहुत ज्यादा फालतू नहीं और कम भी नहीं, हम उतना पढ़ेंगे कि जितने में हमारा पेपर क्लियर हो जाए, कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। तो दोस्तों जैसा कि हमने पढ़ा कि भाई पादप ऊतक 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? एक तो पहला आपका विभाजीय ऊतक, और दूसरा कौन सा? स्थायी ऊतक। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं विभाजीय ऊतक के बारे में। ठीक है, और उसके टाइप्स के बारे में। तो देखो विभाजीय ऊतक या मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। अब देखो इसके अंदर ना आपने कुछ ऐसे याद रखना है ताकि ये नाम याद रह जाए। विभाज्य, ठीक है, विभाजीय ऊतक लिखा, तो इसके अंदर क्या है? विभाज्य मतलब विभाजन, है ना। विभाजन क्या होता है? बांटना। तो विभाजीय ऊतक, तो विभाजन किसका भाई? ऊतक का। तो आपने ऐसे याद रखना भाई ऊतकों का विभाजन। तो भाई ऊतक जब विभाजित होंगे तो पौधे के अंदर हो रहे हैं, तो ऊतक विभाजित हो रहे हैं तो भाई वो बढ़ रहे हैं। ठीक है, कि भाई एक ऊतक था, आप ऐसे मान लो कि भाई एक ऊतक था, फिर 2 हो गया, 3 हो गया, तो क्या हो रहा है? ऊतकों का विभाजन हो रहा है। तो विभाजन हो रहा है तो कोई वो क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। अब कोई भी चीज बढ़ रही है पौधे के अंदर, तो जाहिर सी बात है फिर वो किसको बढ़ाएगी? ऊतकों से तो पौधे का निर्माण होगा। ठीक है, तो जब ऊतक बढ़ते जा रहे हैं तो फिर क्या होगा? पौधा भी ग्रो करेगा। तो पौधा कैसे ग्रो कर सकता है? मतलब बढ़ सकता है। तो ठीक है, तो ऊपर एक तो लंबाई में बढ़ सकता है, फिर मोटाई में भी बढ़ सकता है, और जड़ है तो जड़ें भी मोटी हो सकती हैं। तो बस विभाज्य ऊतक का काम क्या है? यही सब है। ठीक है, तो बस इसके बारे में अब देखते हैं क्या क्या है। तो बस विभाज्य ऊतक के विभाज्य से आपको क्या याद रखना है? विभाजन याद रखना है। इस तरीके से याद रखोगे तो फिर फटाफट याद रहेगा, एक ही बारे में याद रहेगा और आप भूलोगे नहीं। तो देखते हैं, पौधे के बढ़ने वाले भाग को विभाज्य ऊतक या मेरिस्टेम कहते हैं। ठीक है, इससे बनी संतति कोशिकाएं वृद्धि करके पौधे के विभिन्न अंगों का निर्माण करती हैं। अब देखो जरा यहाँ पे संतति कोशिकाएं क्या होता है? तो संतति मतलब क्या हो गया? संतान हो गया। तो देखो एक कोशिका होती है, उससे क्या होगा? फिर दूसरी कोशिका का निर्माण हुआ, या उनका जो क्या हो रहा है? विभाजन हो रहा है। ठीक है, तो एक कोशिका, फिर उसका विभाजन हुआ, दूसरी कोशिका बनी, फिर उनसे और कोशिकाएं बनी, और कोशिकाओं से क्या बनता है? ऊतक बनता है। ऊतक से क्या होता है? फिर पौधे का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वही सब आगे चल के क्या होंगे? पौधे के और अंगों को बनाएंगे, और फिर क्या होगा? पौधा जब और अंग बनेगा तो फिर जाहिर सी बातें बढ़ेगी। तो बस ये वही चीज लिखा है कि इससे बनी संतति कोशिकाएं। ठीक है, कोशिकाएं मतलब सेल्स, कि भाई सेल्स क्या है? और बढ़ रहे हैं, डिवीजन हो रहा है उनका। ठीक है, डिवाइड हो रहे हैं। तो संतति कोशिकाएं वृद्धि करके पौधे के विभिन्न अंगों का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो एक कोशिका से और दूसरी कोशिकाएं बनी, उनसे क्या बने? ऊतक बने, और क्या होगा? पौधा बढ़ने लगा। ठीक है, जाहिर सी बात है जब वृद्धि होगी तो फिर पौधे में क्या होगा? ग्रो ही होगा और वो बढ़ेगा ही। शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक या एपिकल मेरिस्टेम्स, यह ऊतक पौधे के तनों तथा जड़ों में पाए जाते हैं। तो कहाँ पर पाए जाते हैं भाई? जड़ों तथा तनों में। पौधे की प्राथमिक वृद्धि इन्हीं के कारण होती है, विशेषकर किसमें? लंबाई में वृद्धि। ठीक है, तो देखो दोस्तों, इसको आपने कैसे याद रखना है? आपने इसको ऐसे याद रखना है कि यहाँ पे देखो क्या लिखा है? शीर्षस्थ में शीर्ष। अब शीर्ष का मतलब क्या होता है? ऊपरी भाग, या शीर्ष को आप क्या बोल सकते हो? किनारा भी तो बोलते हैं। तो भाई एक ऊपरी किनारा और एक नीचे वाला किनारा।
तो अगर मैं बोलता हूँ ये पेड़ है, तो पेड़ का क्या है, ऊपरी किनारा और एक नीचे वाला किनारा। तो देखो मैं इस तरह से भी कह सकता हूँ, देखो ये क्या है, पेड़ का ऊपर का किनारा ये, और ये क्या है, नीचे का किनारा क्या होगा, जड़ें ही होंगी। तो देखो जब पेड़ का क्या होता है, जो ऊपरी भाग है उसके अंदर जो भी वृद्धि होती है, ठीक है, तो वो पेड़ के ऊपरी भाग में वृद्धि बोल दो या उसकी जो लंबाई में वृद्धि होती है, तो उसका कारण क्या होता है, शीर्षस्थ विभाज्योतक ऊतक, ठीक है। और जब नीचे जड़ों में वृद्धि होती है उसका कारण क्या होता है, तो उसका कारण भी यही होता है, शीर्षस्थ विभाज्योतक या एपिकल मेरिस्टेम्स। तो इसी ऊतक के कारण क्या होता है, पौधे की लंबाई में वृद्धि होती है या फिर उसके नीचे से जड़ों के अंदर भी वृद्धि होती है। तो अक्सर आपसे आपका ये क्वेश्चन आता है कि भाई पौधे की लंबाई बढ़ाने वाला ऊतक कौन सा है, या पौधे की लंबाई में वृद्धि किस ऊतक के कारण होती है, तो आपका आंसर क्या होगा भाई, शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक के कारण। अक्सर आपका यही क्वेश्चन इस पर आता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है कि भाई शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक कहाँ पर होता है, तो तनों तथा जड़ों में पाए जाते हैं। तो दोस्तों अगला क्या है आपका, पार्श्व विभाज्य ऊतक या लेटरल मेरिस्टेम। अब इसके अंदर देखो क्या है, इसमें विभाजन होने पर जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि हो जाती है। तो जड़ और तने के घेरे में क्या हो जाती है भाई, ग्रिथ में वृद्धि हो जाती है। अर्थात इससे जड़ तथा तने की क्या होता है, मोटाई में वृद्धि हो जाती है। तो बस आपको क्या याद रखना है कि भाई पार्श्व विभाज्य ऊतक ये किस काम में आता है भाई, जड़ तथा तने की मोटाई में वृद्धि करने के लिए। तो जैसे मान लो कि आपका ये पेड़ है, ठीक है, ये आपका पेड़ हो गया। अब इसका क्या है भाई, जो तना है ये इतना पतला है, तो ये क्या करता है भाई, ये वाला ऊतक आपको ना इसी तने की जो चौड़ाई है, ठीक है, इसको क्या कर देता है भाई, मोटा कर देता है। तो देखो, तो जड़ तना कितना था, इतना पतला था, इसी की मोटाई को वृद्धि कर दी तो ये कितना हो गया, ऐसा मोटा हो गया। तो जो तना क्या होता है भाई, मोटा होता जाता है, वो किसकी वजह से होता है, पार्श्व विभाज्य ऊतक की वजह से। ऐसे ही अगर मैं बात करूं जड़ की, तो जड़ देखो जैसे ये है भाई पतली सी, ठीक है, तो ये क्या करता है, जड़ की भी मोटाई में वृद्धि कर देता है। तो यही जड़ क्या हो जाएगी भाई, मोटी हो जाएगी। तो देखो पार्श्व विभाज्य का काम क्या है, जड़ तथा तने के घेरे में, ठीक है, ग्रिथ में वृद्धि हो जाती है। तो देखो तना क्या तना था, पतला था, तो उसका घेरा मोटा हो गया, वे चौड़ा हो गया। उसी तरीके से क्या हो गया भाई, जड़ थी, ठीक है, तो जड़ पतली थी, तो इसका भी घेरा क्या हो गया, चौड़ा हो गया, यानी कि ये भी क्या हो गया, मोटा हो गया। तो जैसे कि पिछला वाला था आपका, तो पिछले वाले के लिए शीर्ष विभाज्य ऊतक, उसके अंदर आपको क्या ध्यान रखना था, शीर्ष मतलब वो क्या था आपका, लंबाई बढ़ाने के काम आता है, ठीक है, और ये वाला किस में काम आता है भाई, मोटाई में वृद्धि करने के काम आता है। तो उसके अंदर आप लंबाई को अंडरलाइन कर लो, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन उससे ही बनते हैं। और इस वाले के अंदर आपने क्या करना है, मोटाई को अंडरलाइन कर लेना है, ताकि क्या है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पर बनते हैं। और जब आप दो नोट्स पहले तो पूरा पूरा पढ़ो, ठीक है, 2-4 बार, फिर उसके बाद जब आप प्रैक्टिस करोगे, रिवाइज करोगे, तो बस आपने फटाफट देखना है कि भाई शीर्ष हाँ भाई लंबाई बढ़ाने के लिए, पार्श्व ये मोटाई बढ़ाने के लिए। तो आप ऐसे बस एक नजर भी डाल लोगे तो आपको क्या फटाफट याद हो जाएगा, 2 मिनट में आपका ये पूरा टॉपिक, ठीक है, 2 मिनट या ज्यादा 5 मिनट में आप पूरा टॉपिक पढ़ लोगे, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब अगला देखो, इसका तीसरा टाइप, इसका तीसरा टाइप क्या है, अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक या इंटरकेलरी मेरिस्टेम्स। इसके देखो, इसकी विशेषताएं क्या है, इसकी क्रियाशीलता से भी पौधे की लंबाई में वृद्धि होती है। तो ये भी लंबाई में वृद्धि करता है, पर देखो जरा कुछ अलग लंबाई में वृद्धि है, वो कैसे देखेंगे, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस उन पौधों में है जिनका शीर्ष भाग शाकाहारी जानवर खा जाते हैं। अब शीर्ष भाग खा लिए जाने के कारण के जाने के बाद भी यह पौधे अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक की सहायता से ही वृद्धि करते हैं। अब देखो इसको मैं समझाता हूँ। इसका मतलब यह है कि जैसे देखो मान लो आपकी घास है, ठीक है, अब घास है, घास को आपने देखा होगा कि भाई माली आकर काट जाता है, ठीक है, तो देखो मैंने कैंची बनाई, इसको काट दिया, तो माली आके काट जाता है। फिर उसके बाद आप देखते हो कि भाई फिर दोबारा से क्या होती है, वही घास फिर दोबारा से उग जाती है और बड़ी हो जाती है, ठीक है। तो घासों में अक्सर देखा होगा, तो भाई माली काट जाए या फिर क्या है, कोई गाय भैंस उसको आके खा जाए, ठीक है, बकरी खा जाए, तो क्या होता है उसके बाद वो फिर दोबारा से उग जाता है। तो दोबारा से उग जाता है तो क्या होता है, यानी कि उसकी लंबाई में वृद्धि हो जाती है दोबारा से। तो वही चीज है कि भाई इसकी क्रियाशीलता से भी पौधे की लंबाई में वृद्धि होती है। तो ये उसी लंबाई की बात होगी। अब इसकी इंपॉर्टेंस उनमें है जिसके क्या है भाई शीर्ष भाग को शाकाहारी जानवर खा जाते हैं। अब शाकाहारी जानवर खा जाते हैं फिर दोबारा से ये बढ़ जाता है, ठीक है। तो देखो ये जरा पौधे में कैसे होता है, मान लो ये जमीन हो गई, ये नीचे आपकी क्या होगी भाई जड़ हो गई, ठीक है। अब ये क्या है पौधा, तो पौधा आपका ये ऊपर हो गया, इस तरीके से बना लेते हैं। अब देखो तो ये पता है कैसे पाया जाता है पौधे में, ये कुछ ऐसे पाया जाता है कि भाई कुछ हिस्सा इसका, कुछ हिस्सा इसका यहाँ पर होगा, कुछ हिस्सा इसका यहाँ पर होगा, कुछ हिस्सा इसका यहाँ पर होगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये ना अलग अलग हिस्सों में होता है इस तरीके से, कुछ यहाँ पर, कुछ यहाँ पर, कुछ यहाँ पर। अब जैसे कि भाई माली काट गया या फिर जानवर खा गए, अगर मान लो माली यहाँ से काट गया, ऊपर से काट गया, अब यहाँ पर रहेगा ये वाला ऊतक,
ठीक है, अंतर्वेशी भाज्य ऊतक, तो फिर क्या है, यहाँ से फिर दोबारा से बढ़ जाएगा, या मान लो यहाँ से काट गया तो अभी भी क्या है, नीचे हैगा, यहाँ से बढ़ जाएगा। और मान लो आप पूरा जमीन से ही, ठीक है, पूरा जमीन से यहाँ से काट देते हो, ठीक है, ये जमीन थी, पूरा यहाँ से काट देते हो, तो अभी भी क्या है, उसकी जड़ जमीन में, और यहाँ पर देखो ये क्या है, विभाज्य ऊतक ऊतक है, तो अब ये यहाँ से बढ़ जाएगा। या फिर यहाँ से करोगे, मतलब ऊपर से काट दोगे, तभी भी कुछ थोड़ा सा भी अगर हिस्सा रह गया इसका, ठीक है, आपने देखा होगा अगर घास थोड़ी सी भी रह जाती है तो क्या होता है, फिर दोबारा से उग जाती है। तो यहाँ पर बिल्कुल वही बात है। तो अगर आप पूरा, जब तक इसको जमीन से पूरा उखाड़ के निकाल नहीं देते, ठीक है, तब तक क्या है, ये दोबारा उग ही जाएगा अगर इसमें थोड़ा सा भी हिस्सा अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक का रह जाता है। ठीक है, तो ऐसा अक्सर किस में होता है, घास में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लो कि भाई जैसे ही घास, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, तो अक्सर घासों में क्या होता है आपका, ऐसे ही होता है। तो घास से एक क्वेश्चन याद आता है भाई कि सबसे लंबी घास कौन सी है, तो सबसे लंबी घास कौन सी होती है, तो सबसे लंबी घास बांस होती है। ठीक है, आपको पता ही होगा। उसी तरीके से क्या है कि भाई गन्ना क्या है, तो गन्ना भी क्या होता है आपका, घास ही होता है। ठीक है, तो अक्सर रीजनिंग में क्वेश्चन आ जाता है, सिलोजिज्म वाले में, तो याद रखना गन्ना भी क्या है, घास का एक प्रकार है, बांस है, बांस भी घास का ही एक प्रकार है, और बांस जो होता है बम्बू, ठीक है, तो सबसे लंबी घास होती है। दोस्तों जैसा कि हमने पढ़ा भी कि भाई पादप ऊतक के दो टाइप होते हैं, विभाज्य ऊतक ऊतक और स्थायी ऊतक। तो विभाज्य ऊतक ऊतक तो हम पढ़ चुके हैं, अब पढ़ते हैं हम स्थायी ऊतक या परमानेंट टिश्यूज के बारे में। तो स्थायी ऊतक के कितने टाइप होते हैं भाई, दो टाइप होते हैं। सरल ऊतक, इसके भी 3 टाइप होते हैं। जटिल ऊतक, इसके भी 2 टाइप होते हैं। तो अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं स्थायी ऊतक क्या होते हैं। तो स्थायी ऊतक उन परिपक्व कोशिकाओं के बने होते हैं। ठीक है, तो परिपक्व कोशिकाएं, ये ध्यान रखना, परिपक्व कोशिकाओं के बने होते हैं जो विभाजन की क्षमता खो चुकी हैं तथा विभिन्न कार्यों को करने के लिए विभेदित हो चुकी हैं। तो देखो जैसा कि हमने ना उसमें पढ़ा था विभाज्य ऊतक ऊतक में, तो क्या करते हैं भाई, विभाजित होते हैं, और वही चल के आगे क्या बताया था मैंने कि वही चल के आगे स्थायी ऊतक बनते हैं। तो भाई देखो वही कोशिका है ये भी, ठीक है, आगे चल के क्या हो गई, परिपक्व हो गई। परिपक्व मतलब जैसे कहते हैं ना कि भाई बच्चे आते तो फिर जवान हो गए, तो बस वही परिपक्व हो गए, तो ये परिपक्व कोशिका है। ठीक है, तो ये, और इन्होंने क्या करा दी, आगे चल के डेवलप हो चुकी हैं, पौधे को बढ़ा चुकी हैं, उसकी चौड़ाई लंबाई में वृद्धि कर चुकी हैं, अब ये नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो वही चीज लिखा है कि भाई विभाजन की क्षमता खो चुकी है, यानी कि पौधे में क्या अब वृद्धि नहीं करेंगे ये जो स्थायी ऊतक होते हैं, तथा विभिन्न कार्यों को करने के लिए विभेदित हो चुके हैं। तो पहले से ही क्या हो चुके हैं भाई, विभेदित हो चुके हैं, मतलब बढ़ चुके हैं। ठीक है, अब ये क्या है, ये कोशिका मृत या जीवित हो सकती है, तो मृत भी हो सकती है और जीवित भी हो सकती है। तो देखते हैं इसके क्या बताया था हमने भाई, तो इसके 2 टाइप होते हैं, सरल ऊतक और जटिल ऊतक। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम सरल ऊतक के बारे में। तो सरल ऊतक या सिंपल टिश्यूज, ठीक है, किसे कहते हैं, यदि स्थायी ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं के, ठीक है, तो एक ही प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं, सरल ऊतक कहते हैं। तो सरल ऊतक के कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं। तो इसके 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन से, मृदु ऊतक यानी कि पेरेन्काइमा, स्थूल कोण ऊतक यानी कि कोलेनकाइमा, और दृढ़ ऊतक यानी कि स्क्लेरेनकाइमा। अगला देखो दोस्तों क्या है, मृदु ऊतक या पेरेन्काइमा। ठीक है, पिछले ग्रुप डी में इनसे सबसे ज्यादा आए थे कि पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, इनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए थे। तो पढ़ते हैं एक एक करके। तो मृदु ऊतक क्या हो गया, पेरेन्काइमा। तो देखो इसका काम क्या होता है, पेड़ की छाल, जो नरम छाल होती है इसी की बनी होती है। तो पेड़ की नरम छाल, ठीक है, पेरेन्काइमा की बनी होती है, या मृदु ऊतक, मृदु नाम से पता लग रहा है नरम, ठीक है, तो मृदु ऊतक की बनी होती है। पेरेन्काइमा में भी क्लोरोफिल होता है जिसका नाम है क्लोरेनकाइमा, जो कि मदद करता है किसमें, प्रकाश संश्लेषण में या फोटोसिंथेसिस में। देखो तो मृदु ऊतक क्या होता है भाई, नरम छाल वाला होता है। जैसे भाई दातुन ले लिया तो उसकी छाल देखो कैसी होती है, हरी हरी होती है, या कोई से भी पेड़ की छाल देखोगे तो पतली पतली नई नई होती है, वो सारी क्या होती है, नरम होती है और हरी हरी होती है। तो जो भी हरा पदार्थ होता है वो क्या होता है, क्लोरोफिल ही होता है। और क्लोरोफिल क्या करता है भाई, पौधे में भोजन बनाने का काम करता है। तो देखो जरा, और क्या है, पेरेन्काइमा के पास ओवल सेल है ना, गोलाकार कोशिकाएं होती हैं जिसका साइटोप्लाज्मा गाढ़ा होता है। अब देखो ये क्या है, गोलाकार ही है, ठीक है, तो ये बना रखे हैं षटकोण से, ये तो ये गोलाकार है। अब क्या आता है, इसका साइटोप्लाज्मा गाढ़ा होता है। और जो क्लोरोफिल की बात कर रहे हैं, तो देखो जो यहाँ पे दिख रहा है ना, तो बस यहाँ पर क्या नीला दिख रहा है या काला दिख रहा है, तो ये क्या है, ग्रीन ग्रीन, ठीक है, तो इस टाइप से होता है कुछ। तो ये सारा जो भी मैंने बना रखा है कि ये सब ये क्या है, ग्रीन ग्रीन है, ठीक है, तो ग्रीन ग्रीन क्या हुआ, क्लोरोफिल ही हुआ। पेरेन्काइमा में पतली कोशिका भित्ति के साथ गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं। तो देखो नरम छाल होती है, तो जाहिर सी बात है कि कोशिका भित्ति क्या होगी, पतली पतली होगी, नरम ही होगी। ठीक है, कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो पानी में तैरते हैं, उन्हें एरेनकाइमा कहते हैं। तो देखो जैसे आपने देखा होगा, जलकुंभी देखा होगा,
ठीक है। आपने कमल ककड़ी देखा होगा तो उनमें क्या देखा होगा, जैसे उनकी डंडियां होती हैं और बीच में क्या होते हैं, छेद छेद से होते हैं, यानी हवा हवा सी होती है। ठीक है, तो उसके लिए आपका ये चित्र हो गया। तो कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो पानी में तैरते हैं और उन्हें क्या कहते हैं, एरन कायमा कहा जाता है। तो वो भी किस में आते हैं, मृद उत्तक में ही आते हैं, क्योंकि क्या होते हैं, इनकी भी क्या होती है, डंडियां नरम होती हैं। ठीक है, अब देखो जरा अगला क्या है, स्थूल कोड उत्तक या कोलेन कायमा। तो इसके बारे में क्वेश्चन में आया था कि भाई पौधा लचीला क्यों होता है। ठीक है, तो यह पौधे को लचीला बनाता है जिससे पौधे बिना टूटे मुड़ जाते हैं। तो देखो पौधे को जो आप डंडी जैसे ऐसे लेके मोड़ते हो और वापिस छोड़ देते हो तो क्या होता है, टूटती नहीं है, लचीले रहता है ना, फ्लेक्सिबल रहता है, मुड़ जाती है आराम से। तो उसका कारण क्या होता है, स्थूल कोड उत्तक ही होता है या कोलेन कायमा होता है। यह नई पत्तियों तथा डाल में पाया जाता है। अब आपने देखा होगा कि भाई जैसे यहाँ पे नई पत्ती है, ठीक है, तो ये देखो जरा, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं कि भाई पत्ती है, और ये देखो यहाँ से देखो, अगर मैं बोलूँ तो कोई एंगल ही तो है ये। ठीक है, एंगल इसी को क्या बोलते हो, कोड बोलते हो। तो स्थूल कोड उत्तक, तो जब पत्तियां इस तरह से ऊपर की तरफ होती हैं, ठीक है, इस टाइप का एंगल बनाती हैं, उसका कारण क्या होता है भाई, स्थूल कोड उत्तक ही होता है या कोलेन कायमा ही होता है। ठीक है, तो इसके लिए आपने मेन क्या याद रखना है कि भाई जो पत्तियों को स्थायित्व प्रदान करता है या ऊपर की तरफ जैसे मुड़ी रहती है पत्तियां या डंडियां। ठीक है, और यहाँ जैसे एंगल ही बन रहा है, किसी ना किसी एंगल पे तो मुड़ी है, चाहे ऐसे बोल दो चाहे पत्ती ऐसे मुड़ी हो तो यहाँ से इतना बड़ा एंगल। ठीक है, तो जो ऊपर को जा रहा है, ठीक है, उसका कारण क्या होता है, स्थूल कोड उत्तक ही होता है। और ये क्या करता है, पौधे को लचीला बनाता है जिससे वो टूटे ना। और ये कहाँ पाया जाता है भाई, नई पत्तियों तथा डाल में पाया जाता है। ठीक है, तो नई पत्तियों डाल में पाया जाएगा क्योंकि उनको जो ठीक स्थायित्व प्रदान कर रहा है। सबसे अधिक भोजन स्थूल कोड में ही पाया जाता है। देखो क्या होता है, सबसे अधिक भोजन इसी में क्यों पाया जाता है, क्योंकि भाई जब नई पत्तियां होती हैं, ठीक है, वो भी हरी होती हैं, जो नई डंडियां होती हैं वो भी हरी होती हैं, और हरा होते हैं मतलब उनके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। तो क्लोरोफिल से ही तो क्या होता है, खाना बनता है पौधे का, है ना, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। तो दोस्तों देखो अगला उत्तक क्या है हमारा, दृढ़ उत्तक या स्क्लेरन कायमा। तो देखो स्क्लेरन कायमा, इससे आपके पिछले ग्रुप डी में 4 से 5 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या क्या थे भाई, कि नारियल का छिलका या छाल किसकी बनी होती है, नारियल की भूसी किसकी बनी होती है। ठीक है, तो स्क्लेरन कायमा की दीवार मोटी क्यों होती है, ये क्वेश्चन भी था। ठीक है, तो इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए थे। अब देखते हैं जरा इसके बारे में पढ़ते हैं। तो स्क्लेरन कायमा क्या होता है, यह एक मृत कोशिका होता है। ठीक है, तो मृत कोशिका या डेड सेल होती है जिसके पास क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, यह सबसे कठोर होता है। अब देखो जैसे मैं बना रहा हूँ, ये पेड़ है, ठीक है, तो ये पेड़ बना दिया। पेड़ का क्या है भाई, जो ये आपकी जेब तो किनारा हिस्सा है, यानी कि जो उसकी छाल होती है। ठीक है, अगर मैं इस छाल की बात करूं तो छाल देखा होगा कि आपने सख्त होता है। ठीक है, तो स्क्लेरन कायमा मतलब क्या होता है भाई, ये भी क्या होता है, सबसे कठोर होता है। ठीक है, तो छाल एक तो कठोर होती है, सख्त होती है। अब मृत कोशिका होती है, तो देखो जरा, जो उसकी छाल होती है उसके अंदर कोई लिक्विड भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, अंदर पेड़ में होगा। ठीक है, तरल पदार्थ क्लोरोफिल हो या कुछ भी हो या नरम हो, पर जो उसकी छाल होती है वो क्या होती है, रूखी और बेजान सी होती है। ठीक है, तो वही है कि आपका भी मृत कोशिका होती है, डेड सेल का बना होता है, और क्या होता है, कठोर भी होता है। और फिर दूसरा आप ऐसे भी कह सकते हो कि देखो आप जैसे सेब हो गया, ठीक है, सेब या कोई सा भी फल हो गया, तो फलों के जो बीज होते हैं, तो फलों के जो बीज होते हैं वो क्या होते हैं भाई, वो भी तो कठोर होते हैं। तो जितना भी फलों में आपका ये पेड़ पौधे में जो भी कठोर चीज है, ठीक है, या फलों में ही कठोर चीज होगी, तो क्या होते हैं, बीज होते हैं। तो सारे किसके बने होते हैं, दृढ़ उत्तक या स्क्लेरन कायमा के बने होते हैं। अब देखो नारियल का जो छिलका है, ठीक है, नारियल बनाने की कोशिश करिए, और ये क्या है, बेल पत्थर। ठीक है, तो देखो जरा, तो जो नारियल का छिलका होता है, तो क्वेश्चन आता है भाई नारियल का छिलका किसका बना होता है, या नारियल की भूसी किसकी बनी होती है। तो जो ये है, अब जब नारियल छीलते तो क्या होता है, बुरादा सा भी गिरता है, तो वही नारियल की भूसी किसकी बनी होती है। अब जो नारियल का ऊपर का ये है कटोरी सी जो होती है, ठीक है, तो ये किसकी बनी होती है, ये भी तो सख्त होती है, तो ये भी किसकी बनी होती है भाई, स्क्लेरन कायमा। ठीक है, इसकी ही बनी होती है, स्क्लेरन कायमा टिश्यूज या दृढ़ उत्तक की ही बनी होती है। आपका क्या हो गया भाई, जूट हो गया। ठीक है, तो आपका जो जूट है, तो जूट की जो रस्सियां होती हैं, ठीक है, वो वाला जूट, तो जो जूट है वो भी किसका बना होता है, वो भी तो क्या होता है, बेजान होता है। ठीक है, तो वो भी किसका बना होता है, दृढ़ उत्तक का या स्क्लेरन कायमा का बना होता है। और ये मैंने देखो चावल बनाया है, और ये क्या बनाया है, बेल पत्थर। तो बेल पत्थर भी देखा होगा ऊपर से कितना सख्त होता है। ठीक है, तो ये भी किसका बना होता है, स्क्लेरन कायमा का बना होता है। चावल की बात करते हैं ना, चावल के ऊपर का जो छिलका है ना, तो जो चावल का छिलका होता है वो भी किसका बना होता है, वो भी तो क्या होता है, बेजान ही होता है। ठीक है, तो जो चावल का छिलका है वो भी किसका बना होता है भाई, स्क्लेरन कायमा का ही बना होता है। अब देखो यह पानी को भी अंदर नहीं जाने देता। तो देखो नारियल का जो कटोरी है, क्या इसके अंदर अगर पानी डालोगे तो क्या अंदर चला जाएगा, ये बाहर निकल आएगा, तो नहीं जाता। ठीक है, क्योंकि कितना सख्त होता है ये। अब ये क्या है, बेल पत्थर। बेल पत्थर भी तो ऊपर से क्या होता है, सख्त होता है, वो भी क्या होता है, वाटर प्रूफ ही होता है, तो ये पानी को भी अंदर नहीं जाने देता। लिग्निन के कारण स्क्लेरन कायमा की दीवार क्या होती है, मोटी होती है।
ठीक है। तो लिग्निन के कारण में क्या होती है, स्क्लेरोकाइमा की दीवार मोटी होती है। पिछले ग्रुप डी में ये भी क्वेश्चन था आपका। तो दोस्तों जैसा कि हमने पढ़ा था कि स्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन सा, एक सरल ऊतक और एक जटिल ऊतक। तो सरल ऊतक के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं जटिल ऊतक या कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। तो देखो, यदि स्थायी ऊतक एक से अधिक कोशिकाओं के बने होते हैं तो इन्हें क्या कहते हैं, स्थायी ऊतक कहते हैं। तो देखो स्थायी ऊतक में क्या है भाई, एक से अधिक कोशिकाओं के बने। और जो हमने सरल ऊतक पढ़ा था तो उसमें क्या था कि भाई जब स्थायी ऊतक एक ही कोशिकाओं के बने होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, सरल ऊतक। तो उसके अंदर एक ही कोशिकाओं के बने थे। और ये जटिल है, नाम से ही पता लग रहा है कि जटिल है, कॉम्प्लेक्स है। तो इसमें क्या है, एक से अधिक कोशिकाओं के बने होते हैं। इसके दो प्रकार हैं, कौन कौन से, जाइलम और फ्लोएम। तो देखो कोई सा भी आपका एग्जाम हो, एसएससी हो, रेलवे हो, ठीक है, जीडी हो या डीएसएसबी हो, कोई सा भी एग्जाम हो आपका, ठीक है, तो सबसे ज्यादा इस टॉपिक से क्वेश्चन आपका जाइलम और फ्लोएम से ही पूछा जाता है। मतलब आज तक तो इससे ही सबसे ज्यादा पूछा जाता। अब नए नए क्वेश्चन आने लगे, जैसे कि आपने पढ़ा था अभी पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा। तो आजकल इनसे क्वेश्चन आने लग गए हैं, ठीक है। पर क्या है, पहले सिर्फ इन दोनों से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया करते थे। तो अब इनके बारे में पढ़ते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले देखते हैं हम जाइलम के बारे में। तो जाइलम ये क्या है, यह एक संवहनीय ऊतक है, ठीक है। अब संवहन क्या होता है, तो संवहन क्या होता है भाई, ये क्या करता है, परिवहन का कार्य करता है, किसी चीज को ले जाना या ढोना, ठीक है। तो ये किसका परिवहन करवाता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसका ही पूछा जाता है कि भाई कौन सा ऊतक है जो पौधे के अंदर, ठीक है, जल का परिवहन करवाता है या जल उस पौधे के पूरे हिस्सों में पहुंचाता है। तो उसका आंसर आपका क्या होगा भाई, जाइलम होगा। तो देखो जाइलम को क्या कहते हैं, इसे प्राय कास्ट या वुड भी कहा जाता है। इसके दो मुख्य कार्य, क्या कार्य है भाई जाइलम के, जल व खनिज का संवहन करना। अब जल और खनिज का संवहन, तो देखो जल कहाँ से लेता है पौधा, धरती से, तो जड़ों के द्वारा खींचता है, ठीक है। और धरती के अंदर ही क्या होते हैं, जो आप खाद डालते हो या जो भी मिनरल्स होते हैं जो मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं, वो सारे कहाँ हो गए, जड़ों के, जमीन के अंदर ही। तो जमीन के अंदर तो क्या होती है, जड़ें होती हैं। तो जड़ों द्वारा ही क्या होता है, जल और खनिज का, ठीक है, खींचा जाता है ऊपर, और क्या होता है, पूरे पौधे के भागों में उसको फैलाया जाता है या पहुंचाया जाता है। तो भाई जल और खनिज का संवहन कौन करता है, जाइलम ही करता है। अगला देखो क्या है, यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करता है, ठीक है। तो जाइलम क्या करता है, यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करता है। मतलब जो पेड़ खड़ा होता है, ठीक है, जो मजबूती से खड़ा है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है भाई, जाइलम, ठीक है, ताकि पेड़ गिरे ना। अब देखो यह ऊतक पौधे की जड़ तथा तरों में और इसमें पत्तियों में पाया जाता है। तो जाइलम कहाँ पाया जाता है भाई, जड़ में भी पाया जाता है, तरों में भी पाया जाता है, पत्तियों में भी पाया जाता है। क्यों, क्योंकि भाई जाइलम क्या करता है, जल पहुंचाता है। तो जल तो भाई जड़ में भी होता है, तनों में भी होता है और पत्तियों में भी होता है। तो सब जगह पाया ही जाएगा, जहां जहां पानी पहुंचाएगा ही उसके हर अंग में क्या होगा भाई, जाइलम पाया ही जाएगा पौधे के। ये जड़ों द्वारा भूमि के पानी को, ठीक है, परासरण विधि द्वारा पत्तियों तक पहुंचाता है ताकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो सके। प्रकाश संश्लेषण यानी कि आपका फोटोसिंथेसिस। तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है, जो पौधे अपना भोजन बनाते हैं उसी को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है भाई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्या क्या जरूरी है। तो भाई क्या क्या जरूरी है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए तो पानी जरूरी है, ठीक है, दूसरा सूरज की रोशनी जरूरी है, तीसरा आपका कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है। तो इस तरीके से क्या होता है, पौधा क्या करता है भाई, अपना भोजन बनाता है और क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है, निकालता है। और क्या क्वेश्चन आता है आपका, और क्वेश्चन आपका आता है भाई कि भाई पौधा जो जड़ों द्वारा पानी खींचता है पूरे पौधे के भागों में पहुंचाता है, तो कौन सी विधि द्वारा, ठीक है। या पौधा जल को जब खींचता है जड़ों द्वारा तो कौन सी विधि द्वारा खींचता है, तो उसका आंसर क्या है आपका भाई, परासरण विधि द्वारा, ठीक है, परासरण विधि कहते हैं इसे। पौधे की आयु की गणना। तो दोस्तों एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है कि भाई पौधे की आयु कैसे पता की जाती है या उसकी गणना कैसे की जाती है। तो देखो जरा, जाइलम ऊतक के वार्षिक वलय को गिनकर की जाती है, ठीक है। तो जो जाइलम ऊतक है उसी का वार्षिक वलय को गिनकर क्या पता लग जाता है, पौधे की उम्र कितनी है। अब भाई ये वार्षिक वलय क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले तो वलय ही क्या है, तो वलय क्या होता है, जो आपने पेड़ का अगर काटोगे तो आप देखते होगे पेड़ के अंदर ना ऐसे ऐसे गोले गोले से होते हैं, ठीक है, जो ये इसी को आप क्या कहते हो, वलय कहते हो या रिंग्स कहते हो। तो जो ये रिंग है, ठीक है, या इसी को क्या कहते हैं, वलय, इनको जब आप काउंट करते हो, ठीक है, तो इससे क्या पता लग जाता है कि पौधा कितने साल का है या उसकी उम्र क्या है। तो पौधे की आयु के निर्धारण की यह विधि क्या कहलाती है भाई, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ठीक है। क्रोनो वर्ड जहां पे भी आ जाए वहां समय की बात होती है, तो ये भी ध्यान रखना। तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी। अब देखो, तो ये तो हो गया आपका जाइलम के बारे में। अब अगला क्या है भाई, फ्लोएम, ठीक है।
तो अब ध्यान देना एक चीज, बच्चे ना अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई जैसे जल का परिवहन कौन करता है और खाने का परिवहन कौन करता है। तो देखो फ्लोएम ना खाने का परिवहन करता है, पौधे के खाने का। तो अक्सर ना पढ़ तो रखा है, ये तो पता है भाई जल फ्लोएम किस लिए काम आता है। तो माइंड में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि यार जल था कि क्या कहते हैं खाना था। ठीक है, क्वेश्चन आ जाएगा पौधे में जल का परिवहन कौन करता है। अब ऑप्शन में क्या है, जाइलम और फ्लोएम दोनों ही दे देते हैं। तो बच्चे यहाँ पे परेशान, यार दोनों ही ऑप्शन में आगे कौन सा था, अगर थोड़ा सा भी ढंग से याद नहीं रहा तो क्या है आपने ऐसे याद रखना, ज से जल, ज से जाइलम। ठीक है, तो बस ऐसे ध्यान रखोगे, फ से फल, फ से फ्लोएम। तो फल क्या होता है, खाना होता है, तो फ्लोएम। तो खाने का परिवहन कौन करता है, फ्लोएम करता है। ज से जल, तो जल का परिवहन कौन करता है, जाइलम। ठीक है, ज से जल, ज से जाइलम। तो ऐसे याद रखोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे। तो देखो जरा फ्लोएम, तो ये भी क्या है, संवहन ऊतक है। ठीक है, तो ये भी परिवहन का ही कार्य करता है। तो किस चीज का, जाइलम में क्या था, जल का, तो इसके अंदर क्या है, खाने का। अब देखो एक चीज और कि जब जाइलम क्या करता है, जड़ों से पानी को खींचता है, पौधे के हर हिस्से में पहुंचाता है। ठीक है, पत्तियों में भी जाते हैं। तो फिर जब पानी तो जरूरी है प्रकाश संश्लेषण के लिए, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, पौधा जिससे खाना बनाता है। तो जब वो खाना बन जाता है, ठीक है, तो उस खाने को पौधे के सारे हिस्सों में कौन पहुंचाता है, कि भाई तनों में, जड़ में, पत्तियों में। तो उसका काम कौन करता है, भाई फ्लोएम करता है। तो देखो इसका मुख्य कार्य पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के अन्य भागों में पहुंचाना है। ठीक है, तो जो भी खाना बनता है किससे बनता है, भाई फ्लोएम द्वारा। ये क्या करता है, उस खाने को पत्ती पेड़ के सारे के सारे हिस्सों में पहुंचाने का कार्य किसका है, फ्लोएम का है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो और पढ़ाने का तरीका सही लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें। ठीक है, तो मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है। अगर आप मेरी वीडियो को लाइक करते हो, कमेंट करते हो, ठीक है, तो देखो कमेंट जरूर करो। अगर आप कमेंट करते हो तो मैं क्या करूँगा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा साइंस की, ताकि आपका ग्रुप डी में आपको काम आए। और ये सिर्फ ग्रुप डी के लिए नहीं, आपका एसएससी के लिए, जीडी के लिए, डीएसएससी के लिए, सब में काम आएगा। सब में यही है, यही साइंस आती है। ठीक है, क्योंकि मैंने चैप्टर पूरा ही पढ़ाया है, ये वाला टॉपिक, तो आपका सब जगह काम आएगा। बस क्या है, इस वक्त क्या है, ग्रुप डी का पेपर है। और ग्रुप डी में मैंने बताया जैसा कि 12 से 15 क्वेश्चन सिर्फ इसी टॉपिक से आए थे। तो उस हिसाब से इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो सबसे पहले मैंने यही करा दिया।